दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और मेरे YouTube चैनल बी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं कि भारत के शेयर बाजार में जो ऐतिहासिक गिरावट आई है उसको लेकर के। ये जो गिरावट है ये सिर्फ शेयर बाजार के जानकारों के लिए नहीं, हम आप जैसे साधारण लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने भी बीते कुछ वर्षों में जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है, शेयर बाजार में थोड़ा बहुत अपनी कमाई का हिस्सा लगाना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी रकम शेयर बाजार में हम लोग इसलिए लगा देते हैं ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। कुछ लोगों ने तो इतना भी सीख लिया है कि ये उनका फुल टाइम जॉब भी है और असल आमदनी इसी से हो रही है। असल में बैंकों में चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में जमा करिए या रिकरिंग करिए या फिर एफडी में जमा करिए, लगातार ब्याज दरें घटती गई है और इसके चलते लोग शेयर बाजार में मिलने वाले मुनाफे को अधिक अच्छा मानने लगे हैं। कई युवा हैं, घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, छोटे व्यापारी हैं, यहां तक कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सैलून में काम करने वाले, चाय बेचने वाले थोड़ी थोड़ी बचत करके शेयर बाजार में निवेश कर चुके हैं। कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म निवेश किया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद रकम निकालेंगे, क्योंकि जो फंड मैनेजर हैं वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में 25 से 30% तक मुनाफा हो सकता है। कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म साल भर के लिए, 2 साल के लिए, और कुछ लोगों ने मिड टर्म 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए रकम लगाने का प्लान किया है और इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप कहा जा सकता है। मगर जो खबरें इन दिनों चल रही हैं उसमें एक थोड़ा आश्वासन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर तो दिख रहा है, लेकिन कई तरह की बातें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में इन्वेस्ट करने वालों को चिंता खड़ी हो रही है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि शेयर बाजार में गिरावट पहली बार आई है। शेयर मार्केट तो है ही उतार और चढ़ाव का खेल, जिसके बारे में बड़े बड़े विशेषज्ञ अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा। लेकिन हाल ही में जो खबरें आ रही हैं वो हमारे आपके जैसे छोटे निवेशकों के लिए चिंताजनक है। तो चलिए इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह गिरावट कितनी बड़ी है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 31 जनवरी के बाद से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर जनवरी के नुकसान को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मलेशिया, नॉर्वे या वियतनाम जैसे देशों की जो सालाना जीडीपी है उससे भी यह रकम बड़ी है। जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत के बाजार में गिरावट या मंदी, शेयर बाजार की मंदी क्यों आई है, उसमें 2-3 कारण प्रमुख हैं। पहला तो यह कहा गया है कि विदेशी निवेशक की रुचि इसमें घट रही है। जो भारत से अपनी रकम निकाल रहे हैं और जापान और चीन जैसे बाजारों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां अभी इस समय शेयर सस्ते हैं। दूसरा, बाजार पूंजीकरण में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार का कुल बाजार पूंजीकरण
443.47 लाख करोड़ है, जो इस गिरावट के बाद घटकर 398.46 लाख करोड़ रह गया है, यानी करीब 10% की गिरावट। अभी हुआ क्या है कि छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में ज्यादा गिरावट आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली बढ़ी है। कई कंपनियों के नतीजे मतलब मुनाफा उम्मीद से कम रहा है, इसलिए भी। और एक बहुत बड़ा कारण है डॉलर की मजबूती। आप देख ही रहे हैं कि रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। विदेशी निवेशक जो डॉलर में पैसा लगा रहे हैं, रुपये में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो वह रकम काफी कम होती जा रही है। और इस बात की भी लोग आशंका जता रहे हैं कि यह रुपये की गिरावट किसी तरह से अभी तो थामी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ सकती है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमें घबराहट में जितना इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कर रखा है या शेयर में लगा रखा है, क्या उसे वापस निकाल लेना चाहिए? नहीं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि एसआईपी को रोकना या जारी रखना आपकी वित्तीय स्थिति और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एसआईपी को रोकना यानी उसमें आगे पैसा नहीं डालना, निकालने की बात नहीं हो रही है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बाजार में जब गिरावट आती है तो उस समय सिप को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका खो देते हैं। एसआईपी यानी सिप को जारी रखेंगे तो कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीद सकते हैं, और इंतजार करेंगे लंबे समय में उसका ऊंचा रिटर्न मिल सकता है। कुछ अखबारों में और कुछ फाइनेंस पर, इन्वेस्टमेंट पर बात करने वाले यूट्यूब चैनल में भी मैंने देखा कि सलाह यह दी जा रही है कि साल भर तक या 2 साल तक के लिए आपने जो निवेश करने का प्लान कर रखा है, बहुत लंबा प्लान नहीं है एसआईपी में, तो आप उस पैसे को निकाल लें और फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। तो एफडी भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन कब? जब आप कम जोखिम लेना चाहते हैं और कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। हमें अपना पैसा आखिर कहां लगाना चाहिए? एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए और गुणवत्ता वाले शेयरों को धीरे धीरे खरीदना चाहिए। एक साथ नहीं, एक मुश्त नहीं, बहुत बड़ी रकम लगाकर बहुत बड़ा जोखिम लेकर नहीं, क्योंकि बाजार में सुधार की संभावना तो है, भले ही वह तत्काल न दिखाई दे रही हो। धीरे धीरे ऐसा होगा कि शेयरों के दाम चढ़ेंगे, बहुत जल्दी ना चढ़े। तो इसलिए आप जो ट्रस्टेड शेयर हैं उनको धीरे धीरे खरीदिए। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि भारतीय इकोनॉमी की जो स्थिति है वो बहुत खराब नहीं है, उज्जवल है, लेकिन अभी कारपोरेट कमाई में कमजोरी और ऊंचे वैल्यूएशन के कारण इन्वेस्टर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ये बात हुई है। लेकिन अगर आप फिर भी एसआईपी के विकल्प में कहीं पर और निवेश करना चाहते हैं
बहुत पॉपुलर, बहुत सोचा हुआ, बहुत ही भारत की परंपरा में शामिल है कि आप सोना या चांदी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये हमेशा सुरक्षित विकल्प रहता है। 2025 में सोना पिछले साल के मुकाबले 11.77% ऊपर गया है और चांदी उससे भी ज्यादा 13.3%। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारत के घरेलू बाजार में सोना 86,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। एफडी एक विकल्प है ही है, बॉन्ड्स भी हैं। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, ये सुरक्षित विकल्प है। एक काम और कर सकते हैं कि AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाइए। वहां ज्यादा नहीं, लेकिन एफडी के लगभग बराबर 7.5% से लेकर 8.5% तक एक निश्चित रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सेक्टर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी अच्छे विकल्प है दोनों। आप इनमें 9 से 10% तक का रिटर्न तो आसानी से सुरक्षित तरीके से पा सकते हैं सालाना। तो कुल मिलाकर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो इस गिरावट में खरीदारी करिए। सोना और चांदी में निवेश भी जारी रखिए एक हिस्सा, और कुछ हमने जो ऊपर स्थिर आय वाले विकल्प बताए थे जैसे रियल एस्टेट और ट्रस्टेड AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उनमें भी कुछ हिस्सा डालिए जो निवेश करने के लायक है आपके पास। घबराहट में शेयर ना बेचें, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो स्थिति है उसमें आपको नुकसान ही होगा। हाँ, एक और जानकारी आपने भी देखी होगी, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं इसको, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन के कारण भारत के शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शेयर बाजार अमेरिकी बाजारों में जो उतार चढ़ाव होता है उसको लेकर के बड़ा सेंसिटिव होता है। 2000 से लेके 2024 के बीच यानी 24-25 सालों में जब भी S&P 500 में 10% से ज्यादा गिरावट आई तो निफ्टी 50 में भी 10%, 7% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जरूर आई है, लेकिन निवेशकों के लिए कई विकल्प मौजूद है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजार में सुधार संभव है। लंबी अवधि के निवेशक इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आप घबराएं नहीं, हमारी शुभकामनाएं। सही रणनीति बनाकर अपने निवेश को सुरक्षित रखें। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल कुछ विश्वसनीय समाचार स्रोतों के माध्यम से, जैसे मैंने कुछ हिस्सा फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, कुछ बिजनेस टुडे से, कुछ द टाइम्स ऑफ इंडिया से और द इकोनॉमिक सर्वे 2025 की रिपोर्ट से उठाया है, उसके आधार पर मैंने बात की है। और ये केवल वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसे निकालना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं तो अपने जो आपका जो एडवाइजर है, जो वित्तीय सलाहकार, उससे जरूर मशविरा करें और उसी के अनुसार फैसले लें। और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल बी लाइव को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा भी दीजिए ताकि आपको इसके
हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।